हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल XYZ स्टडी सेंटर में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है क्लास 10 का नागरिक शास्त्र के भाग का है सत्ता की साझेदारी के विषय में। इस अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? ठीक, सत्ता की साझेदारी का मतलब ये है कि आपके देश की जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था में आपने देश के हर नागरिक को, चाहे वो अलग धर्म से हो, चाहे वो अलग जाति समूह का हो, अलग समुदाय का हो, अलग भाषा बोलने ही वाला क्यों ना हो, हम अपने देश की शासन व्यवस्था में इन सबको हिस्सेदार बनाते हैं। ठीक, और इन सबको हिस्सेदार बनाना यही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि भारत देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे भाषा बोलने वाले हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, है कि नहीं? तो क्या हमारे देश में कोई इस प्रकार का कानून है कि जो हिंदू हैं, हिंदू की संख्या ज़्यादा है तो हिंदू की संख्या ज़्यादा है, क्या इस तरीके का कानून है कि हिंदू ही भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, हिंदू ही चुनाव लड़ सकता है? ऐसा तो है नहीं। क्या हिंदी भाषा बोलने वाला ही इस चुनाव में भागीदारी कर सकता है, या इस बड़े पद पर केवल तमिल भाषा बोलने वाला बैठेगा? ऐसा तो है नहीं। ठीक, तो हमने अपने देश में अपने देश के हर समुदाय को, चाहे वो अलग धर्म से हों, अलग जाति के हों, अलग भाषा बोलने वाले, हमने सबको देश में जो है शासन व्यवस्था में भागीदार बनाया है। ठीक, अब ये इतनी देश के बड़े देश के शासन में सत्ता की सबको देश की शासन व्यवस्था में भागीदार बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ऐसा ना कर पाने से, इस चुनौती का सामना नहीं कर पाने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं देश में। जैसे देश में असंतोष व्याप्त हो जाता है और गृह युद्ध की संभावना भी हो सकती है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम आपको दो देशों की तुलना करके बताएंगे कि इन दो देशों में आपके अध्याय में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में दिया गया है। तो हम देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरीके की विविधताएं थी, वहाँ के राजनेताओं ने अपने देश की इन विविधताओं का किस प्रकार निवारण किया। ठीक, हमारे साथ आप बने रहेंगे इस वीडियो में अंत तक। 1 घंटे के वीडियो में, 1 घंटे की जितना भी बनेगा वीडियो, आधे घंटे 30-40 मिनट का जो भी बनेगा, एक सूरज आपको हम खत्म कर देंगे। ठीक, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल हमने चैनल बनाया है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, और एग्जाम नज़दीक है तो आप जो है फोकस बनाए रखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की बात करते हैं। ठीक है, बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में सबसे पहले बेल्जियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि बेल्जियम की कहाँ है। ठीक, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। किस महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप महाद्वीप में है। ठीक, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। हरियाणा राज्य है भारत का ना, हरियाणा राज्य से भी क्या है? छोटा। हरियाणा राज्य से भी छोटा है। और अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें, इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? ब्रुसेल्स। इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक,
बेल्जियम की मुद्रा की अगर बात करें, बेल्जियम की मुद्रा की अगर हम बात करें कि इसकी जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा 2002 से पहले इसकी मुद्रा हुआ करती थी बेल्जियम फ्रैंक। कौन सी मुद्रा हुआ करती थी? बेल्जियम फ्रैंक। लेकिन अब क्या है 2002 के बाद? 2002 के बाद किसकी मुद्रा क्या है? यूरो। पहले इसकी मुद्रा हुआ करती थी बेल्जियम फ्रैंक। क्या हुआ करती थी? बेल्जियम फ्रैंक। अब इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक। बेल्जियम की अगर हम बेल्जियम की सीमा किन देशों से लगती है अगर हम बात करें, बेल्जियम की सीमा 4 देशों से लगती है। एक है नीदरलैंड, एक है जर्मनी, एक है फ्रांस और एक है लक्समबर्ग। क्या है? लक्समबर्ग। यहां लिख देते हैं हम आपको, इसकी सीमा किन देशों से लगती है। सीमा किन देशों से लगती है इसकी बात करेंगे। इसकी सीमा जो है, यहाँ मिटा दें, इसको रफ करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इसकी सीमा जो है लगने वाले देश की बात करते हैं तो 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? पहला है लक्समबर्ग, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है नीदरलैंड और है जर्मनी। इन्हीं 4 देशों से इसकी सीमा लगती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। इसी में से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। देखिए इसकी हम आपको ट्रिक बताते हैं, आप कहीं भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसकी ट्रिक बताते हैं हम आपको। इसकी ट्रिक है लक्ष्मण बेल खाया फिर जमकर नींद लिया। ठीक, लक्ष्मण बेल खाया फिर जमकर नींद लिया। लक्ष्मण का मतलब हो गया लक्समबर्ग। लक्ष्मण का मतलब क्या हो गया? लक्समबर्ग। और बेल का मतलब किससे है? बेल्जियम से है। हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो इसको ध्यान रखना हमारा बहुत जरूरी है कि पता चला हमको याद तो हो गया लेकिन किस देश की सीमा की बात हो रही है आपको पता ही नहीं। ठीक, इसलिए इसमें डाला गया है बेल्जियम। और खाया का मतलब बच्चों कुछ नहीं है, फिर का मतलब है फ्रांस है। फिर का मतलब है फ्रांस से। और जमकर में जम का मतलब है जर्मनी से। और नींद का मतलब क्या है? नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड है। ठीक, नीदरलैंड। ठीक, लक्ष्मण बेल खाया फिर जमकर नींद लिया। ठीक है, लक्ष्मण सबरी के बेर नहीं खाए थे लेकिन लक्ष्मण जो है बेल खाए थे। ठीक है, बेल जो बावड़ा होता है जिससे हम शरबत बना के पीते हैं वो लक्ष्मण खा लिए थे और सबरी के बेर उन्होंने नहीं खाए थे। ठीक है, और बेल जब खा लिए थे उनको जम के नींद आ गई। ठीक, बेल्जियम क्या है? लक्ष्मण बेल खाया फिर जमकर नींद लिया। मतलब ठीक, ये है बेल्जियम से लगने वाली सीमा और उनकी ट्रिक्स। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। ये तो बेल्जियम की छोटी सी जानकारी, हम बात करते हैं बेल्जियम में एक्चुअली समस्या क्या थी। ठीक, बेल्जियम की समस्या की बात करते हैं। बेल्जियम की जो समस्या थी, मूल समस्या, यहाँ की भाषाई व्यवस्था बड़ी जटिल थी। ठीक,
बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता था। फ्लेमिश में, ठीक। बेल्जियम की कुल आबादी का सबसे हिस्सा कहाँ रहता था? फ्लेमिश इलाके में। और ये भाषा बोलते थे डच। कौन सी भाषा बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। और 40% हिस्सा जो है, 40% हिस्सा कहाँ रहता था? वेलोनिया में। वेलोनिया में, ठीक। और ये भाषा बोलते थे फ्रेंच। ठीक, कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच। और 1% जो क्या थे? वो जर्मन थे। ठीक है, जर्मनी थे, जर्मन भाषा बोलते थे। ठीक, जर्मन। चलिए, अब यहाँ पे समस्या ये थी कि जो 40% लोग हैं, ये 40% लोग हैं जो वेलोनिया में रहते थे, इनको हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं कि कम मात्रा में। ठीक, ओवरऑल देखा जाए तो बेल्जियम की आबादी का 40% ही क्या है? फ्रेंच वाले हैं। और 59% क्या है? डच भाषी। ये अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक क्या, ये फ्रेंच भाषी, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो हैं ये समृद्ध लोग थे, समृद्ध और ताकतवर थे, समृद्ध और ताकतवर थे। ठीक, इनका विकास बहुत ही पहले हो गया था। और बहुत देरी के बाद, बहुत देर पश्चात, कुछ वर्षों पश्चात शिक्षा और आर्थिक लाभ पाने वाले ये डच भाषी लोग जो हैं, इनकी इस स्थिति से क्या थे? नाराज थे। ठीक, तो ये है समस्या। ठीक, अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि दो भाई हैं, जब दो भाई हैं, एक भाई ज़्यादा ताकतवर है, एक भाई कमज़ोर है, गरीब है, दुखिया है, तो कहीं न कहीं वो थोड़ा सा नाराज रहता है कि नहीं? उसी प्रकार क्या है, जैसे 40% लोग क्या हैं? ये फ्रेंच भाषी लोग हैं। ओवरऑल क्या है? कम मात्रा में, लेकिन क्या है? समृद्ध और ताकतवर लोग हैं। ठीक, वहाँ कहाँ है? बेल्जियम में। और ये 59% लोग जो हैं डच भाषी जो हैं, ये क्या है? कमजोर है। ठीक, इनको जो है शिक्षा और आर्थिक जैसे लाभ क्या हो गए हैं? बहुत कुछ वर्षों उपरांत मिले हैं। ठीक, अगर बात करें ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में लगभग इसका उल्टा था, अपोजिट। वहाँ पे 80% लोग जो हैं, 80% लोग कौन थे? फ्रेंच भाषी। 80% क्या थे? फ्रेंच भाषी थे। और 20% क्या थे? डच भाषी। ठीक, यहाँ पे एक अलग समीकरण है, ये राजधानी की बात करें। ठीक, तो ये ऐसी समस्या थी। और सन 1950 से 1960 के दशक में इनके बीच थोड़ा सा तनाव बढ़ने लगा। ठीक, तनाव बढ़ने लगा। ये तो रही एक स्थिति, किसकी स्थिति? बेल्जियम की स्थिति, तनाव बढ़ रहा। अब हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में क्या क्या परिस्थितियां थी? ठीक है, वहां पे किस प्रकार की समस्या थी? और उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों देशों ने, बेल्जियम और श्रीलंका ने, अपने अपने देश की इन समस्याओं से किस तरीके से जो है इसका हल निकाला। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा श्रीलंका की बात करते हैं। इसकी राजधानी है कोलंबो। इसकी राजधानी क्या है? कोलंबो इसकी राजधानी है। ठीक, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। ये एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय आइलैंड टाइप का। द्वीपीय देश है। ठीक, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किस महाद्वीप का है? एशिया महाद्वीप का। ठीक, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका, चलिए, श्रीलंका जो है द्वीपीय देश है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक, ये तमिलनाडु के
दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर है। ठीक है, तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर है। ठीक, यहाँ की जो है यहाँ 74% आबादी, 74% जो है जनसंख्या किसकी है? सिंगली की है, सिंगलियों की है। ठीक, 74% क्या, 74% क्या है? सिंगली है। 74% क्या है? सिंगली है। ठीक, और 18% जो है वो क्या है? तमिल। 18% क्या है? तमिल। ये जो सिंगली हैं, 74% सिंगली हैं, ये किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं। किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं। ठीक, सब बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 18% क्या है? तमिल है। तमिलों में जो है दो प्रकार के तमिल थे, एक है श्रीलंकाई तमिल। कैसे हैं? श्रीलंकाई तमिल। श्रीलंकाई तमिल, इनकी संख्या लगभग 13% है। और एक है भारतीय मूल के तमिल, भारतीय मूल के हैं। इनकी जनसंख्या जो है लगभग 5% है। जो सिंगली है वो बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म को मानते हैं। 18% जो है क्या है? श्रीलंकाई तमिल हैं। और 18% तमिल हैं और 13% क्या है? श्रीलंकाई तमिल है। और 5% क्या है? भारतीय मूल के तमिल है। ठीक, ये अगर ये चाहें, अगर अब समस्या कहाँ आ सकती है? समस्या यहाँ आ सकती है कि ये 74% सिंगली जो हैं, ये चाहें तो अपनी जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं, अपनी बहुसंख्यक के आधार पर, बहुसंख्यक परिस्थिति को कायम रखने के लिए अपनी इन समुदायों पर अपनी इच्छा क्या करते थे? थोप सकते हैं। ठीक, कि जो हम कहेंगे आप ही मानेंगे, उसमें 7% जो है ईसाई भी थे। ठीक है, ठीक। और इसमें जो है अगर धर्म की बात करें, इसमें श्रीलंकाई जो मूल के तमिल है, ये तमिल हैं, ये कुछ क्या थे? कुछ हिंदू थे और क्या थे? कुछ मुसलमान। ठीक, और ये भारतीय मूल के तमिल का मतलब है कि जब औपनिवेशिक शासन काल था, ठीक है, औपनिवेशिक शासन काल में भारत से काम करने, बागानों में काम करने के लिए लाए गए थे श्रीलंका में, तो उन्हीं की संतानें हैं। ठीक, अगर ये चाहें तो 74% लोग क्या हैं? अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं कि हम जैसा कानून बनाएंगे वैसा आप लोगों को माननी पड़ेगी, है, क्योंकि हमारी संख्या क्या है? ज़्यादा है। उसी प्रकार बेल्जियम भी ये समस्या आ सकती है कि जो 59% जो डच भाषी हैं वो भी क्या कर सकते थे? वो भी शासन सत्ता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपनी बहुसंख्यक के आधार पर अपनी इच्छाएं फ्रेंच भाषी लोगों पर क्या कर सकते थे? थोप सकते थे। इससे क्या हो सकता था? इससे गृह युद्ध होने की संभावना है। तो अब हम बात करेंगे, समस्या थी, ठीक, ऐसी हम तुलना कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि श्रीलंका और बेल्जियम ने अपने देश की समस्याओं से किस तरीके से निपटारा पाया। ठीक, किस तरीके से कौन सा रास्ता अपनाया। अभी हम बात कर रहे हैं कि श्रीलंका की बात करेंगे। सबसे पहले हम दोनों देशों की तुलना करते हैं कि किन अपने देश की समस्याओं से इन देशों ने किस प्रकार से जो है कदम उठाए। ठीक, चलिए हम बात, एक हेडिंग है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। हेडिंग से ही पता चल रहा है कि श्रीलंका ने क्या किया है? अपनी बहुसंख्या, सिंगली है 70%, इन्होंने अपनी अधिक संख्या होने का फायदा उठाया है। ठीक, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में बात है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या हुआ? श्रीलंका जो है, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक, 1948 में
स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो स्वतंत्र बन गया। तो अब जो सिंघली समुदाय के जो राजनेता थे, उन्होंने अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति को कायम रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने कदम उठाए हैं। 1956 में का कानून जो है, 1956 में एक कानून बनाया गया। ठीक, इस कानून के तहत क्या क्या निर्णय लिए गए कि जो सिंघली है, ठीक है, सिंघली भाषा है, सिंघली को इन्होंने राजभाषा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? राजभाषा घोषित कर दिया। राजभाषा घोषित कर दिया। ठीक, कि सिंघली क्या है? देश की राजभाषा होगी। दूसरी बात कि जो विश्वविद्यालय में, जैसे विश्वविद्यालय हो, विश्वविद्यालयों में जो नौकरियां निकलती थी, नौकरी, ठीक है, तो उसमें इनको क्या, सिंघलियों को क्या दी जाती थी? प्राथमिकता। किसको प्राथमिकता दी गई? सिंघली को क्या दी जाती थी? प्राथमिकता दी गई। ठीक, कि विश्वविद्यालय जो नौकरियां हैं उनको किसमें दी गई? प्राथमिकता किसको दी गई? सिंघलियों को। ठीक है, इन्होंने कानून बनाया था, कौन? सिंघलियों के राजनेताओं ने ही तो कानून बनाया था, तो सिंघली के हित में ही बनाएंगे। ठीक, कि जितने भी विश्वविद्यालय में जितनी भी नौकरी आएगी, ठीक है, जितने पद खाली मिलेंगे उसमें कौन भरे जाएंगे? सिंघली भरे जाएंगे। अन्य जितने भी हैं जो तमिल हैं, चाहे वो श्रीलंकाई तमिल हों, चाहे भारतीय मूल के तमिल हों, चाहे 7% क्या था, ईसाई थे, उनको जो है इन अधिकारों से क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। ठीक, और तो और उन्होंने जो है यह घोषणा कर दी कि जो सरकार है, किसकी सरकार? सिंघलियों की जो सरकार है, ये सरकार जो बनी गई है, बौद्ध मत को क्या करेगी? जो जितने भी बौद्ध धर्म का संरक्षण करेगी। ठीक, बढ़ावा देगी, बचाव करेगी। ठीक, बौद्ध धर्म का संरक्षण करे ये सरकार। किस धर्म का संरक्षण करेगी? बौद्ध धर्म का संरक्षण करेगी। ठीक, ऐसे जब कानून बनाए गए तो वहाँ पे जो श्रीलंकाई तमिल थे, जो तमिल हो, चाहे श्रीलंकाई तमिल, चाहे भारतीय मूल के तमिल और ईसाइयों को क्या हो गई? नाराजगी होती गई कि ऐसी ये सरकार जो है हमारी संस्कृति, हमारी भाषा के लिए बिल्कुल क्या है? बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल असंवेदनशील हो गई। ठीक, हमारी भाषा और संस्कृति का तनिक भी ध्यान नहीं रख रही है। हमारे रोजगार के अवसर, समानता का अधिकार का हनन किया जा रहा है। ठीक, कौन सोच रहा था ऐसा? तमिल और ईसाई। ठीक, और इसके श्रीलंकाई जो श्रीलंका के जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में श्रीलंकाई तमिलों के राजनेताओं ने अलग अलग राजनीतिक संगठन बनाकर एक स्वतंत्र तमिल सरकार ईलम, जिसका नाम क्या दिया गया था क्षेत्र में? स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग की। स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग के लिए अनेक राजनीतिक संगठन जो है एकत्रित हो गए। ठीक है, और अब श्रीलंका में जो तमिल थे, तमिल और श्रीलंका जो है ये सिंघली और अन्य समुदायों के बीच, अन्य समुदाय में जैसे तमिल और ईसाइयों के बीच जो है तनाव क्या हो गया? बिगड़ता चला गया। अब तनाव बिगड़ता चला गया, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य जो
तमिलों का उद्देश्य क्या था कि हमको भी जो है हमारी संस्कृति और हमारी भी संस्कृति और भाषा का क्या ख्याल रखा जाए। उन्हें जो है इनको धीरे धीरे क्या होने लगा, इनको जो है धीरे धीरे एकदम से बेगानेपन का एहसास होने लगा। देश के इस रवैये, इस कानून के इस रवैये से कि इन्होंने केवल सिंहली को राजभाषा घोषित किया। विश्वविद्यालय में नौकरियों के लिए किसके पद खाली थे? केवल सिंहलियों के लिए पद खाली थे। और सरकार भी बौद्ध धर्म का संरक्षण भी करेगी और इनके धर्म की बात कोई नहीं कर रहा था, इनकी भाषा की बात कोई नहीं कर रहा था, इनके अधिकार, इनके समानता के अधिकार की हनन किया जा रहा था लगातार। इन्हें लगा कि जो सरकार है तमिल, ये हमारी संस्कृति और भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाएगी, रखना ही नहीं चाहती। ठीक, चलिए ये अब इससे हुआ क्या, इससे जो है गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। देश में जो अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो आपस में क्या होने लड़ने लगे, गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध शुरू हो गया तो हजारों लोग मारे गए इसमें। ठीक है, हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए। हजारों लोग मारे। तो ये है श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि श्रीलंका में जो समुदाय अधिक मात्रा में, जैसे सिंहली समुदाय अधिक मात्रा में है, इन्होंने अपनी जनसंख्या के आधार पर, अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के आधार पर जो है 1956 में एक कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया कि 1956 सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया, क्योंकि जो सिंहली भाषा बोली जाती है यही देश की राजभाषा होगी। और विश्वविद्यालय में जो नौकरियां निकलती हैं वो किसको प्राथमिकता दी गई? सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। ठीक, सरकार जो है, जिस सरकार स्वतंत्र सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन जो है सबसे ज्यादा किसके नेता थे? जो है सिंहलियों के। तो उन्होंने जिस प्रकार उनके राजनेताओं ने ऐसे कानून व्यवस्था बनाई अपने हित के लिए कि उन्होंने कहा कि सरकार जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण करेगी। ठीक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो तमिल थे, इन्होंने इस परिस्थिति से नाराज होकर स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने के लिए, ठीक है, कई राजनीतिक पार्टियां जो है, कई राजनीतिक पार्टी जो है संगठित हुए। ठीक है, लेकिन इनको जो है ऐसे अधिकार नहीं मिल पाए। गृह युद्ध शुरू हो गया, तनाव बढ़ने लगा, तनाव बहुत हो गया। ठीक, गृह युद्ध शुरू हो गया, इसके बीच सिंहलियों और अन्य समुदाय के बीच क्या हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। हजारों लोग क्या हो गए, इसका परिणाम क्या निकला? इसके परिणाम निकला कि हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए। अगर सरकार ने ऐसे कानून सबको एक मत बराबर का अधिकार दिया होता तो शायद आज हमारे जो है श्रीलंका में, और इसकी जानते हैं कब तक चला ये युद्ध? लगभग 2009 में बंद हुआ। कब बंद हुआ? 2009 में इसकी समाप्ति हुई। ठीक, 2009 में क्या हुआ, ये समाप्त हुआ। 2009 में समाप्त हुआ। कब समाप्त है देखते हैं, ये गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में समाप्त हुआ। ठीक, क्या गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में समाप्त हुआ। ठीक, जैसे हमारे देश में हिंदू भाषा, अगर हिंदू की बात की जाए लगभग 80% है, 80% हैं। तो जो है 20% हिस्सा किसका है? अन्य जो है धर्म के लोगों का है, अन्य धर्म है। ठीक, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमने क्या किया, हमने देश पे सबको बराबर से हिस्सेदारी दी है। अगर यही हम हिंदू अपने मनमानी करते हैं, अपने अनुसार कानून व्यवस्था बनाते, हो सकता है हमारे यहाँ भी कई जगह क्या होता जो है गृह शुरू हो गया होता। ठीक, तो इसीलिए बोलते हैं ना, देश की पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ के जो नेता थे बिल्कुल क्या थे, शिक्षित नहीं थे। अगर उनको शिक्षा होती तो शायद वो ऐसा कानून न लाते कि इनको जो है परेशानी हो। और बाद में परेशानी किसको हुई? बाद में परेशानी सबको, जब गृह शुरू हो गया तो नुकसान तो सबका हो रहा है। ये बेल्जियम की समझदारी के बारे में। ठीक, बेल्जियम के राजनेता बहुत पढ़े लिखे थे। ठीक, उन्होंने इस तरीके से कानून व्यवस्था बनाई कि बहुत ही जो है कल्पनीय है। ठीक, देखते हैं
बेल्जियम ने जो है 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। कितनी बार किया? 4 बार संशोधन किया, जिससे देश के किसी भी नागरिक को बेगानेपन का एहसास ना होने पाए। ठीक भैया, अगर एक कानून से अगर आपको समस्या है, चलो इसको फिर से बदल देते हैं। ठीक, फिर ऐसा बदलने के बावजूद भी किसी की समस्या है, चलिए फिर से इसमें कुछ संशोधन कर देते हैं। ठीक, जब तक कि देश के नागरिक हाँ अब ये परफेक्ट है, ठीक, ये नहीं बोलने पाए, तब तक उन्होंने संशोधन कर दिया। ठीक, ये जो डच भाषी मंत्री थे, और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या कर दिया था? संख्या समान थी। ठीक, संख्या क्या थी? समान थी। डच भाषा बोलने वाले और डच मंत्रियों की संख्या क्या थी? सेम थी। जितने मंत्री डच भाषा बोलने वाले थे, उतने ही मंत्री क्या थे? फ्रेंच भाषी मंत्री थे। जितने डच भाषी मंत्री थे, उतने क्या थे? फ्रेंच भाषी मंत्री भी थे। ठीक, और उन्हें एक कानून में अच्छा संशोधन किया कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ठीक, जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। अधीन नहीं। ठीक, कुछ विशेष मुद्दों पर ही जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, अन्यथा जो है कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। और ब्रुसेल्स में जो है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई। ब्रुसेल्स में क्या बनाई गई? अलग सरकार बनाई गई। अच्छा, अब इसमें जो है डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्री इसको बोलते थे समान प्रतिनिधित्व वाली सरकार। ठीक, किस तरीके की शासन व्यवस्था थी? समान प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था थी। तो जो ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई, इसमें भी क्या हो गया? इसमें भी जो डच और फ्रेंच भाषी मंत्री थे, डच और फ्रेंच मंत्री क्या थे? डच और फ्रेंच मंत्री ये क्या थे? समान। ठीक, अब ये भी हो सकता है कि डच भाषी जो है ब्रुसेल्स में क्या था? ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच भाषी वाले कितने फीसदी थे? 80% थे। कितने थे? 80%। ओवरऑल ये लोग क्या थे? अल्पसंख्यक में थे। ठीक, ओवरऑल देश में कितने हैं? लगभग 40% हैं, और 59% कौन सी भाषा बोलने वाले हैं? डच। लेकिन फ्रेंच में कितना है? फ्रेंच में ब्रुसेल्स में कितने हैं? लगभग 80% है या फिर 80% हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि मेरी संख्या तो हमारी संख्या 80% है, तो हमारे यहाँ मंत्रियों की संख्या जो भी संसद में होगी वो 80% होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, ठीक है, मंत्रियों की संख्या समान हो। क्यों? क्योंकि डच भाषी ने भी केंद्र सरकार में, जो डच भाषी है वो केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व वाली सरकार को क्या किया है? स्वीकार किया है। इनकी संख्या तो अगर ओवरऑल देखी जाए तो उनकी संख्या क्या है? 59% है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने केंद्र में जो समान प्रतिनिधित्व वाली सरकार है जो है स्वीकार किया। इसीलिए फ्रेंच भाषियों ने ब्रुसेल्स में जो है जो अलग सरकार बनाई गई, इसमें मंत्रियों की संख्या समान रखने पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि डच भाषी लोगों को पूरे केंद्र में जो सरकार बनाई गई थी वहां इनको समान प्रतिनिधित्व, मतलब डच भाषा और फ्रेंच भाषी लोग क्या थे? समान थे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, इसलिए हम फ्रेंच वाले भी मान गए। तो ये देखिए बेल्जियम राजनेताओं की समझदारी कितनी बढ़िया है। और इन दो सरकारों के अलावा एक सामुदायिक सरकार बनाई गई। कौन सरकार बनाई गई? सामुदायिक सरकार बनाई गई। एक क्या बनाई गई? सामुदायिक सरकार बनाई गई। इसका जो चुनाव है, इसका चुनाव
एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। चुनाव कौन करता था? एक ही भाषा का, एक ही भाषा बोलने वाले करते, एक ही भाषा बोलने वाले चुनाव करते। इन्हें जो है इन्हें संस्कृति और भाषा जैसे मुद्दों पर कोई भी जो है निर्णय लेने का अधिकार था। ठीक, संस्कृति और भाषा क्या बोल सकते हैं इनको? सामुदायिक सरकार। संस्कृति और भाषा जैसे मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार था। ठीक, तो जो बेल्जियम के राजनेताओं ने अपने देश की समस्या का इतनी समझदारी से समाधान किया कि वहाँ पे गृह युद्ध हो ही नहीं पाया। ठीक, क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? गृह युद्ध होने नहीं पाया। ठीक, गृह युद्ध नहीं हो पाया। ठीक, तो जब देश में समझदार नेताओं का शासन रहता है तो पढ़े लिखे नेता हैं, देखिए इस तरीके से फैसले लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो बेल्जियम और श्रीलंका में हमको क्या सीखने को क्या मिला। ठीक, बेल्जियम के राजनेताओं को लगा कि अगर हमको देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना है, ठीक है, तो देश के हर एक नागरिक को क्या करना होगा? शासन में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ने का अवसर देना पड़ेगा। ठीक, लेकिन श्रीलंका में जो है श्रीलंका के राजनेताओं ने उससे विपरीत रास्ता अपनाया और वहाँ पे क्या हो गया? गृह युद्ध शुरू हो गए। देखिए, सत्ता की साझेदारी तभी संभव है जब हम एक दूसरे की भावनाओं, चाहे वो अलग समुदाय हो, अलग समुदाय हों, अलग धर्म के रहने वाले हों, अलग भाषा बोलने वाले हों, ठीक, उनकी भावनाओं का आदर करें। ठीक है, वही एक माध्यम है जिससे जनता जो है, देश की जनता, ठीक है, अलग अलग समुदाय के ही क्यों ना हो, ठीक है, उस शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है।